भी अतिथियों का सभागार में स्वागत है। आने वाले नए साल 2024 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर के विमोचन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री अपूर्व चंद जी, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री मनीष वी देसाई जी, प्रधान महानिदेशक पत्र एवं सूचना कार्यालय, श्री धीरेन्द्र ओझा जी, महानिदेशक केंद्रीय संचार ब्यूरो। इसके अतिरिक्त सभागार में मौजूद अतिथियों, मीडिया इकाइयों के प्रमुखों और मीडिया के मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का स्वागत करें। स्वागत स्वरूप मंत्री महोदय को एक पौधा भेंट किया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति के अनुरूप प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देता है। अब मैं धीरेन्द्र ओझा जी से निवेदन करता हूं, कृपया वो पौधा भेंट करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी का स्वागत करें। डीजी सीवीसी से निवेदन है, कृपया वो पौधा भेंट करके पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री मनीष वी देसाई जी का स्वागत करें। और अब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूं, कृपया वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध है, कृपया आप भी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए। और अब मौका है नए साल 2024 के कैलेंडर के विमोचन का। इस सिलसिले में अब मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि कृपया वो नए साल 2024 के भारत सरकार के कैलेंडर का विमोचन करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से भी अनुरोध है कि आप भी कैलेंडर लॉन्च का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियां। हमारा संकल्प विकसित भारत, इस थीम के साथ नए साल का ये कैलेंडर लॉन्च हो रहा है। अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो आधार तैयार हो रहा है, उसके कुछ उदाहरण इस कैलेंडर में चित्रों और आंकड़ों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से देश में हर व्यक्ति को विकास की इस यात्रा में जोड़ा गया है, जिसके फायदे योजनाओं के आंकड़े इस कैलेंडर में खुद ब खुद बयां करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी आपका और अन्य सभी अतिथियों का इस कैलेंडर को लॉन्च करने के लिए। और अब इस कैलेंडर की विशेषताओं के बारे में आपको सूचित करते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन भी है इस बात का। कैलेंडर का पहला पृष्ठ नए साल 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विकसित भारत के संकल्प को दर्शाता है। कैलेंडर के हर महीने का एक अलग अलग थीम रखा गया है और हर पेज पर एक QR कोड भी दिया गया है, जो उस महीने की थीम की विशिष्ट जानकारी भी देता नजर आएगा। शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने की थीम है बढ़ता सामर्थ्य, आत्मनिर्भर बनता भारत, मेक इन इंडिया, चांद पर भारत के कदम, वोकल फॉर लोकल, ढांचागत विकास से लेकर रक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती भारत की क्षमताओं को दर्शाता ये जनवरी का महीना। अब बात फरवरी महीने की। फरवरी महीने का थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पबद्ध युवा शक्ति। नई शिक्षा नीति से नए अवसरों को देना हो या फिर खेल के मैदान में बराबरी के मौके देना,
रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से वैश्विक जरूरतों के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम तेज गति से हो रहा है। ये तस्वीरें और आंकड़े उस बात को बयां करते हैं। और अब बात मार्च महीने की। मार्च महीने की थीम है वंचितों को वरीयता। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से बीते 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। तो सामाजिक आर्थिक योजनाओं के जरिए 32 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खातों में सीधे डीबीटी के द्वारा पहुंचाए गए हैं। ये बहुत कुछ बयां करते हैं। और अब बात अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने का थीम है महिलाओं के नेतृत्व में विकास। आधी आबादी के हिस्से 4 करोड़ आवास आए हैं, तो 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन भी मिले हैं। बराबरी के मौके मिल रहे हैं, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं के 33% आरक्षण का रास्ता भी खोला गया है। ये तस्वीरें और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। और अब बात मई महीने की। मई महीने का थीम है किसान की उन्नति, देश की प्रगति। देश के अन्नदाता को बीज से लेकर बाजार तक मोदी जी की सरकार संबल प्रदान कर रही है। तो 11 करोड़ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 2,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है। बात जून महीने की करते हैं। जून महीने का थीम है बढ़ता रोजगार और स्वरोजगार। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, कौशल विकास के साथ साथ बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों के मौके उपलब्ध कराए गए हैं युवाओं को। ये तस्वीरें और आंकड़े उस बात की गवाही देते हैं। अब बात जुलाई महीने की। जुलाई महीने का थीम है आगे बढ़ता मध्यम वर्ग। 2014 के मुकाबले 3 गुना हो गई है मध्यम वर्ग की आय। टैक्स में छूट मिली है, जन औषधि केंद्रों से बचत हो रही है, कनेक्टिविटी और ढांचागत विकास से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को भी पंख लगे हैं। और बात अगस्त महीने की। अगस्त महीने का थीम है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत। गैर जरूरी कानूनों को हटाकर बनाई गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई राह। मेक इन इंडिया की दम पर भारत आज बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब। वोकल फॉर लोकल से बना है निर्यात का नया रिकॉर्ड। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। बात सितंबर महीने की। सितंबर महीने का थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास। 100 लाख करोड़ से पीएम गति शक्ति योजना ले रही है आकार। कनेक्टिविटीज ने 1 दशक में बनाए नए रिकॉर्ड। 22 शहरों तक अब मेट्रो ट्रेन कनेक्टिविटी पहुंच गई है। वंदे भारत से तेजी से जुड़ रहा है देश। फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी से हो रहा विकसित भारत का निर्माण। बात अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने की थीम है देश हो रहा आयुष्मान। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान के द्वारा। 10,000 जन औषधि केंद्र। 8 से बढ़कर अब देश में 23 हो गए हैं एम्स। दोगुने से ज्यादा हुए हैं देश में मेडिकल कॉलेज। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर है फोकस और परंपरागत चिकित्सा से हो रहा स्वस्थ भारत का निर्माण। बात नवंबर महीने की। नवंबर महीने का थीम है विरासत भी विकास भी। जनजातीय गौरव दिवस से लेकर भारतीय विरासत की मूर्तियों को विदेशों से वापस लाना हो, गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों से बाहर निकालने का काम भी तेज गति से हो रहा है। तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों का हुआ है सुंदरीकरण। बात दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने का थीम है विश्व मित्र भारत। G20 के सफल आयोजन में दिखी वसुधैव कुटुंबकम की भावना। भारत बना ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज। वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। वैक्सीन मैत्री से लेकर संकट के समय सबसे पहले खड़ा रहने वाला देश बना है भारत। तो आपने देखा कि कैसे इन विभिन्न 12 महीनों की अलग अलग थीम के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को इस कैलेंडर में तस्वीरों और आंकड़ों के जरिए दर्शाया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस मौके पर अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को कि कृपया वो आएं और इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। अनुराग सिंह ठाकुर जी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी,
प्रिंसिपल डीजी पीआईबी मनीष देसाई जी, सीबीसी के डीजी धीरेन्द्र ओझा जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार मोदी सरकार। जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। हम सब के सामने एक बड़ी अवसर होता है कि अंग्रेजी नए वर्ष के लिए भारत सरकार का एनुअल कैलेंडर आपके सामने लेकर आएं और आप सभी का भारत सरकार के बहुप्रतीक्षित एनुअल कैलेंडर का लॉन्च समारोह में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से एक दिन के बाद अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबको सन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मित्रों, जब हम सब सभागार में 2024 के कैलेंडर को लॉन्च कर रहे हैं, मैं देख रहा था आप में से कुछ लोग इसकी फ़ोटोग्राफ भी खींच रहे थे, कुछ रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जाते जाते नए कैलेंडर की एक कॉपी आप अपने साथ जरूर लेते जाइए और उसमें ढेरों उपलब्धियां मोदी सरकार की नज़र आएंगी, तो आपको भी गौरव होगा कि पिछले 10 वर्षों में कैसे इस सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। नए भारत के निर्माण में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नए आयाम जो स्थापित किए, उसका कुछ उल्लेख इसमें किया गया है। कैलेंडर पे उतना ही आ सकता है क्योंकि सारी उपलब्धियां उस पर आ नहीं सकती, लेकिन 10 वर्षों की इतनी उपलब्धियां हैं कि शायद एक वर्ष के कैलेंडर पर छापना वो संभव ना होता। लेकिन हमने प्रयास किया है कि उसको हर महीने के अनुसार कोई किसी न किसी थीम के साथ जोड़कर उसको दिया जाए। और मुझसे पहले मंच का संचालन करते हुए बड़े विस्तार में आप सबको बताया कि क्या क्या इसमें किया गया है, कैसे कैसे हर महीना इसको समर्पित किया गया है। अगर मैं चाहूँगा कि एक पहली स्लाइड जनवरी महीने की अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, अगर आप यहाँ पर देखिए तो बढ़ता सामर्थ्य, आत्मनिर्भर बनता भारत। आपको याद होगा कोविड के समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का देश के सामने एक संकल्प रखा था, एक ऐसा, तो सबको लगता था कि कहाँ कोविड की समस्या, कहाँ आत्मनिर्भर भारत। आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जिसको 2 साल पहले विश्वास ना होता होगा, आज वो जरूर मानता है कि भारत कभी 5 साल पहले दूसरे नंबर का इंपोर्टर था दुनिया में मोबाइल फ़ोन का, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी 40-50 साल तक हम वैक्सीन इंपोर्ट करते थे, आज वैक्सीन मैत्री में 157 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। अनाज में या दूध में उत्पादन में नंबर 1 भारत बना है, स्टील में नंबर 2 बना है, ऑटोमोबाइल में नंबर 3 बना है, तो मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग और स्कूटर्स की नंबर 1। इस तरह से भारत हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत कहीं नहीं था 10 साल पहले, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बना। ये भारत के युवाओं की ताकत है और स्टार्टअप इंडिया योजना की सफलता हम सबके सामने दिखती है। वंदे भारत आपको बीच में दिखती है, ये सबसे आधुनिक और सबसे आरामदायक ट्रेन है। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ा ब्रांड ये भी है। इसी तरह से फार्मा हब हम दुनिया का बने हैं। आज हमारे नेशनल हाईवेज की बात करें तो 2014 में मात्र 93,000 किलोमीटर था, आज 1,47,000 किलोमीटर सड़कें नेशनल हाईवेज बन के तैयार हुई। जितने 70 साल लगे थे उतने में हमने 10 साल में उससे आधे से ज़्यादा बनाकर खड़े कर दिए। एयरपोर्ट 74 थे तो आज 150 के लगभग हो गए। और आज अयोध्या धाम में भी
भगवान वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है और समर्पित होने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन आज अयोध्या धाम से उसको भी हरी झंडी दी जा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। फरवरी महीना। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो बीच में खेल, हमारे देश में खेलों का कभी जिक्र शायद उस तरह से नहीं होता था तो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के लिए होता था। और कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी जो अब 18-20 साल की होगी उसको शायद पता भी ना हो कि 10 साल पहले कोई कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला हुआ था, क्योंकि आज तो उनको मेडल जीतने की ही बात सामने नजर आती है। हम कहां उससे आज एक उपलब्धि भरे खेल जगत में पहुंचे हैं, जहां पिछले 2 सालों में देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम, अब एशियन गेम्स में 100 से ज़्यादा मेडल और पैरा गेम्स में भी 100 से ज़्यादा मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। ये पहले नहीं था, आज हमारा भारत करता है। इसी तरह से ही नीचे आप देखेंगे एम्स बिलासपुर दिख रहा है। 7 एम्स से देश में आज 23 बनकर तैयार हो गए। ये बड़ा बदलाव है। इसी तरह से ही आप मैन्युफैक्चरिंग हब से लेके अमृत पीढ़ी के साथ प्रधानमंत्री जी का युवाओं के साथ जो बातचीत है वो युवाओं में एक नया जोश भरने वाला है। नेक्स्ट, वंचितों को वरीयता। ये किसी भी वंचित के लिए एक वरदान ही है कि जिसको कभी शायद उस नज़र से या उसकी मदद के लिए नहीं देखा जाता था। एक के बाद देखिए, शहर में रहने वालों को भी, दिल्ली वालों को तो पता होगा, आज भी शायद कई जगह पर दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर से पानी मिलता है। तो देश के ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालत होगी। 3 करोड़ 23 लाख नल से जल के कनेक्शन थे 2014 तक, बढ़कर अब वो 13 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा हो गए। यानी कि जितना 70 साल में 3 करोड़, तो कहाँ 3 साल में 10 करोड़ और जोड़ दिए गए। ये बड़ा बदलाव है और अगले 2 सालों में हर घर को नल से जल मिल जाएगा। इसी तरह से अन्य योजनाओं का भी यहाँ पे घर से लेके बिजली तक सारा लाभ दिखाया गया। और उज्ज्वला गैस, मैं अगर महिलाओं की यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ या ग्रामीण घरों की भी, तो लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता था, शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था, समय की बर्बादी भी होती थी और कष्ट भी होता था। इन सब से मुक्ति दिलाकर आज हर घर को नल, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर, हर घर हर गांव को बिजली, ये देने का काम मोदी सरकार ने किया। और 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम पिछले 3 साल तो किया, अगले 5 साल की मोदी की गारंटी भी दे दी है। तो अगले 5 साल में 12 लाख करोड़ के लगभग खर्च करके 80 करोड़ जरूरतमंदों को अनाज मुफ्त में मिलेगा। तो वहीं पर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में। अब तो आभा कार्ड भी, तो आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड भी बनना शुरू हो गया, ताकि आपको अपनी फाइलें नहीं लेके जानी पड़ेगी, आपकी वो आईडी होगी। नेक्स्ट, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। अब ये बहुत बड़ा बदलाव, रसोई गैस सिलेंडर से लेके नमो दीदी, ये ड्रोन एक इतना बड़ा अट्रैक्शन अपने आप ग्रामीण भारत में बना है। आज जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में जा रही है, वहां पे एक बहुत बड़ा आकर्षण ड्रोन बना है और नमो दीदी के बीच में एक आकर्षण बना। जब ये उड़ता है और स्प्रे करता है तो लोगों को लगता है ये क्या है। हजारों एकड़ की सिंचाई, हजारों एकड़ पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो, यूरिया का छिड़काव हो, अब इससे होगा और नमो दीदी करेगी, उसके लिए आय के साधन भी बनेंगे। किसान की लागत कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। इसी तरह से हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में रिकॉर्ड काम हुए। तो सबसे बड़ी बात, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला। बहुत सारे उदाहरण हम सबके बीच में है। फौज में भी वो पद मिले जिसके लिए वो शायद कभी इच्छा रखती थी, वो भी मोदी सरकार ने करके दिया। पिछले साल की रिपब्लिक डे परेड पर इजिप्ट के राष्ट्रपति ने मोदी जी से कहा कि दुनिया तो वुमेन डेवलपमेंट की बात करती है, महिला विकास की बात करती है, लेकिन वुमेन लेड डेवलपमेंट अगर दुनिया में कहीं देखने को मिलता तो भारत में, क्योंकि कर्तव्य पथ पे जो उनको देखने को मिला, सलामी देने वाली, लीड करने वाली, अलग अलग झांकियों में भी भारत की बेटियां ही सबसे आगे थी।
और आज 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल से देकर यह भी एक लंबे समय की मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया है। नेक्स्ट, किसान। अब किसान की बात आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कभी लागू ही नहीं किया। मोदी सरकार ने लागू भी किया, लागत प्लस 50% मिनिमम देने की बात। और मैं कहना चाहता हूं सबके सामने कि हमने पिछले 10 सालों में दुगने से ज़्यादा खरीद भी कर दी है और पैसा भी उनको लागत प्लस उससे ज़्यादा देने का काम किया है। और आज किसान को खुशहाल करने के लिए 6,000 रुपया प्रति साल 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिलता है। पिछले 5 साल में लगभग 30,000 रुपया एक एक किसान को मिल चुका है। ऐसे लगभग 11 करोड़ किसान हैं और कुल मिलाकर 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक भारत सरकार इनके ऊपर खर्च कर चुकी है। इसी तरह से किसान के लिए ई-नैम हो, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस हो, ज़्यादा पैसे मिलने, किसी भी मंडी तक पहुंचने की बात हो या डायरेक्टली उनके खाते में पैसा डालने की बात हो, ये सारी बातें और सोलर पंप से लेकर मंडी से लेकर सारी मछली, ये हमारी अगर मत्स्य पालन का देखेंगे तो इसके लिए विभाग अलग से, स्कीमें अलग से, नई बोर्ड की सुविधा अलग से, नेट के लिए अलग से, वो सारा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। नेक्स्ट प्लीज। बढ़ता रोजगार और स्वरोजगार। हमने कहा था कि हम सरकारी क्षेत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर महीने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कभी 75,000, कभी 71,000, कभी 57,000 ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियां पिछले 9 महीनों में लगातार दी। और अब अगले 3 महीनों में हम लोग 10 लाख नौकरी पूरी कर देंगे, लगभग 8 लाख हम दे चुके हैं। स्वरोजगार की बात करूं तो हमने मुद्रा योजना से लगभग 34 करोड़ ऋण देने का काम हो, या स्वनिधि योजना में रेडी पटरी फड़ी वालों को भी 50 लाख ऐसे रेडी वालों को ऋण देकर, जिसमें इंटरेस्ट भी माफ, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, वो भी दिया। आज वो 10,000 की बजाय कई तो 50,000 रुपये में पहुंच गए। ये उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। कोई 36% ब्याज देता था, आज उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता अगर डिजिटल पेमेंट करता है, और उसकी सिविल रेटिंग भी पहले से बेहतर होती है। ये सोच समझ कर ये सारी योजनाएं लाई गई हैं। आप बीच में एक चित्र देखिए जहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, और मैं तो कहना चाहता हूं कि एक दिवाली का सीजन हो, फेस्टिवल सीजन हो, और देश के प्रधानमंत्री कहें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, स्वदेशी को थोड़ा और बढ़ावा दो, और 4.5 लाख करोड़ की सेल एक सीजन में हो जाए, ये देश ने कभी पहले नहीं देखा था। ये एक कॉल के बाद आप सब ने, मीडिया के मित्रों ने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया और लोगों ने भी इसको खरीदा, चाहे कपड़े हों, गिफ्ट हों, कुछ भी हो, सब कुछ उन्होंने उस तरह से मेक इन इंडिया को ही बल देने का कार्य किया है। नेक्स्ट प्लीज। मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई, और उसमें 10,000 जन औषधि केंद्र की अगर मैं बात करूं, ऐसे लाखों परिवार देखने को मिलते हैं जिनका महीने का दवाइयों का बिल बहुत कम हुआ। कई बार तो 100 रुपये की दवाई 12 रुपये में, 15 रुपये में मिलती है, ऐसी स्थिति भी है। कहीं 100 रुपये की दवाई 30 रुपये में भी मिलती है। यानी कि 80% सस्ती से लेकर 50% सस्ती दवाइयाँ जन औषधि केंद्र पे मिलती है। इसी तरह से ही हवाई चप्पल वाला भी आज हवाई जहाज पे चढ़ता है। 7 लाख की आय तक कर मुक्त कर देना। मुझे याद है जब मैं MOS फाइनेंस था निर्मला जी के साथ, तो मोदी जी ने कहा था मध्यम वर्ग के लिए 7 लाख तक की आय तक कर मुक्त कर दीजिए। वो भी हुआ है, तो मोदी सरकार के समय हुआ, और मध्य वर्ग की आय अब 3 गुना बढ़कर 4.4 लाख से बढ़कर लगभग 13 लाख रुपया हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। शायद आपकी रिपोर्ट्स में, आंकड़ों में नहीं आता होगा, एक आंकड़ा मैं आपको ये भी देना चाहता था। और इसी तरह से मेट्रो कनेक्टिविटी जो है 5 शहरों से बढ़कर अब 22 शहरों तक पहुंच गई है, और दुनिया में 4थे नंबर का मेट्रो सिस्टम आज हमारे भारत का पिछले 7 वर्षों में आकर खड़ा हो गया। ये बड़े संकेत है हमारी उस दिशा में। आगे अब ये 2014 में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। मैं जब भी कोई MPs का डेलीगेशन लेके विदेश जाता था तो सबसे बड़ी चुनौती आती थी कि क्या भारत में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्या घोटाले बंद होंगे, क्या भारत की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाएगी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड,
एंड टुडे इंडिया स्टैंड्स एट द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार जब खड़ी करती तब होता है। और ये टॉप से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री ईमानदार हो, सरकार ईमानदार हो, तो नीचे तक उसका असर देखने को मिलता है। आप कल्पना कीजिए 4 करोड़ 10 लाख ऐसे फर्जी राशन कार्ड थे जिसके ऊपर मिट्टी का तेल भी जाता था, अनाज भी जाता था, अन्य सुविधाएं भी जाती थी। उनको हमने ट्रांसपेरेंसी लाके खत्म किया। ऐसे 4 करोड़ 20 लाख रसोई गैस के सिलेंडर फर्जी थे जिसके नाम पे एलपीजी की सब्सिडी खाई जाती थी। 2,70,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा भारत सरकार का बचाकर गरीब कल्याण के लिए लगाने का काम किसी ने किया? तो मोदी सरकार ने किया है। ये होता है सिस्टम की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना। अब जेम पोर्टल था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस पे सभी सरकारें अपना सामान यहां से खरीदें। अब देखते देखते इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा वार्षिक खरीद हुई। इस साल शायद 3 लाख करोड़ ये पार कर जाएगी। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर बेच सकता है, जिसको कभी शायद सरकार में बेचने का अवसर ना भी मिलता हो अपने प्रोडक्ट को। आज उसके लिए भी संभावनाएं खड़ी की तो मोदी सरकार ने। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, इन सबको बढ़ावा दिया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 41,000 के लगभग कंप्लायंसेस को, कुल 63,000 कंप्लायंसेस में से 41,000 कंप्लायंसेस के बर्डन को खत्म किया और 1,500 ऐसे पुराने थके हारे अंग्रेजों के समय के कानून से मुक्ति भी दिलाई। और अब लोगों को आसान जीवन जीने का और आसान व्यापार करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अवसर दिए हैं हमारी सरकार ने। और यही हमें कहीं ना कहीं अगले 5 वर्षों में 5वें नंबर से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेगी। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बीच में देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर एक पुल देखने को नजर आएगा। ये आईफल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है। वो तो आजकल बंद है, आईफल टावर में स्ट्राइक चल रही है, लेकिन ये रेलवे लाइन का पुल हमारा बनकर तैयार है। ये जम्मू कश्मीर में है और जनाब नदी पे है। इसी तरह से ऊपर वंदे भारत या हमारे 4 लेन हाईवेज देखेंगे, 6 लेन हाईवेज देखेंगे। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं हमीरपुर जिला से आता हूँ, जहाँ का सांसद हूँ 4थी बार का, हिमाचल से। हमीरपुर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचना तो 5 साढ़े 5 घंटे लगते हैं। अभी हमारी एक सड़क बनी है 4 लेन हाईवे, जो कीरतपुर से मनाली की है, वो बगेड़ बिलासपुर तक जाती है। मेरा आधा रास्ता पड़ता होगा। आधा रास्ता 4 लेन बनने से ही मेरा समय 5 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे रह गया। अब दूसरा 4 लेन धर्मशाला से शिमला वाला अलग से बन रहा है। इस देश में जितनी तेजी के साथ 4 लेन हाईवे बने हैं, या आप में से कई लोग मेरठ जाते होंगे, मान लीजिए पहले 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे, आज 1.25 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ही उत्तराखंड के लिए, हरिद्वार के लिए या फिर देहरादून के लिए जो दिल्ली से अक्षरधाम से सड़क बन रही है, आप 2.25 घंटे में आने वाले समय में पहुंच जाएंगे। यहां से बॉम्बे जाने में 2.5 से 3 दिन लगते होंगे, लेकिन अब 12 घंटे में किसी की आवाज पीछे से आई, वो भी होने वाला है। ये अपने आप में ये बढ़ते भारत के कदम है, क्रांति है। मैं केवल कैलेंडर आपके हाथ में देके छोड़ने वाला नहीं था, ये भी बताने वाला था कि कभी 2G स्कैम हुआ करता था। भारत उस दौर से बाहर निकलकर आज 5G टेक्नोलॉजी अपनी बनाने वाली ताकत पे खड़ा हुआ आत्मनिर्भर भारत, और 6G भी अपनी ही टेक्नोलॉजी भारत बनाने वाला है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अभूतपूर्व विकास है। अगला नेक्स्ट अक्टूबर, देश हो रहा आयुष्मान। अब औसतन आयु तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए आयुष्मान भारत के कार्ड, ये जो मुफ्त उपचार 5 लाख रुपए का लिखा है, 7 से बढ़कर 23 हमारे ये हो गए हैं। एम्स अस्पताल हो गए। हमारे मेडिकल कॉलेजेस पिछले 10 वर्षों में 700 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने। जितने 70 साल में नहीं बने थे, उससे ज़्यादा हमने 10 साल में बना कर दिए मेडिकल कॉलेज। MBBS की सीटें भी दुगनी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें भी दुगनी हो गई। और भारत से बाहर पढ़ने वाले जो हमारे डॉक्टर्स थे, जिनको जाना पड़ता था युवाओं को, अब उनको देश के अंदर भी वो सुविधाएं मिल पाई हैं। ये मोदी सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारी और योजनाएं मैं आपके सामने बताने वाला हूं, जो आयुष्मान से लेकर है
1.6 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर से घर के नज़दीक हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। हमारी जो MBBS की सीटें वो 51,000 से बढ़कर 1,08,000 हो गई और PG की सीटें 31,000 से बढ़कर 68,000 हो गई, यानी कि दुगने से ज़्यादा। मातृ वंदना योजना में 3.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिला है। 14,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में उनको दिया गया और इसी तरह से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने का काम, यानी कि 28 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड हमने जारी अब तक कर दिए हैं। 10,000 जन औषधि केंद्र है जिसको हम 25,000 जल्द करने वाले हैं। नेक्स्ट, विरासत भी विकास भी, क्योंकि जब आस्था के केंद्र के आसपास आधारभूत ढांचा सुदृढ़ और सुंदर बनता है तो अर्थव्यवस्था की नई संभावनाएं खड़ी करता है, आय के नए स्रोत खड़े करता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उदाहरण है हमारे सामने। जो लोग केदारनाथ धाम जाते थे, किसी से पूछिए, उत्तराखंड के लोग जो माइग्रेशन होती थी, पलायन होता था, आज वो पानी, नींबू पानी, चाय, होटल, होम स्टे ये भी करते हैं, तो उनके आय के साधन 4-4 गुना ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। सोमनाथ धाम को देखिए, जहाँ पर टूरिस्ट की संख्या 4 गुना से ज़्यादा है। काशी विश्वनाथ में तो लगभग 6 गुना ज़्यादा टूरिस्ट का इनफ्लो है और महाकाल लोक में तो पूरा अर्थव्यवस्था ही एक तरह से कायाकल्प हो गया। और अब 22 जनवरी को रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा तो देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए वहाँ के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। एक बहुत बड़ा पल हम सबके जीवन में आने वाला है। कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि ये क्यों किया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि करतारपुर कॉरिडोर जो आज़ादी के समय गलती की, अगर मोदी सरकार ने खुलवा दिया तो गलती की क्या। हेमकुंड साहब तक अगर रोपवे बनवाया, जो बहुत मुश्किल यात्रा है गुरुद्वारे तक जाने के लिए, हेमकुंड साहब तक रोपवे से सुविधा मिली है। बोध सर्किट बनाया तो हमने बोध सर्किट बना के वहाँ पर हवाई अड्डे भी बनाए, रेलवे लाइन से भी जोड़ा, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वालों को बल मिला, वहाँ की अर्थव्यवस्था को और गति उससे मिली है। तो केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, विरासत भी विकास भी किया है, उसके आसपास बहुत सारा सुधार हुआ है। नेक्स्ट, और आज विश्व मित्र भारत की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें, सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, इसी वर्ष हमने वो करके दिखाया जिसके ऊपर देश के अंदर ही प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे कि क्या भारत G20 की सफल आयोजन कर सकता है। हम सीना तान कर, सिर ऊंचा करके कह सकते हैं, जो 15 साल में किसी देश में नहीं हुआ होगा, वो भारत ने G20 के सफल आयोजन करके एक मंच पे एक स्वर में एक निर्णय, यानी कि एक स्वर में निर्णय करने के लिए पूरी दुनिया को उस मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। ये बढ़ते भारत की ताकत है। आज जो G20 में निर्णय हुए उसका उल्लेख अलग अलग जगह पे किया जाता है कि कैसे भारत निर्णय के करवाने की क्षमता आज रखता है। और इसका वैक्सीन मैत्री, भारत का कोविड प्रबंधन, इसकी जितनी गूंज पूरी दुनिया में हुई है, शायद उसकी कल्पना हमने पहले नहीं की थी। आप में से भी कुछ लोग मुझे उस समय जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आता तब सवाल पूछते क्या हम कोविड में कितने लोग मर जाएंगे, कितने धंधे बंद हो जाएंगे। आज मैं कह सकता हूं जान भी बचाई, क्योंकि तब कहते थे मोदी जान भी जहान भी। तो अर्थव्यवस्था को बचाया ही नहीं, आगे बढ़ाने का काम भी किया है। उस समय के निर्णय और नीतियों के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। और अगले 2 सालों तक सबने यही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ही दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। यही नहीं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से लेके UAE से होता हुआ यूरोपियन यूनियन तक जाएगा, EU के देशों तक जाएगा, ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है सिल्क रूट की तरह। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान हमारे सैकड़ों वर्षों के लिए, भारत के ट्रेड के लिए और भारत के लोगों के आने जाने के लिए एक बहुत बड़ा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का बल मिलने वाला है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ग्लोबल अलायंसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर अब भी जाकर हमने जो बायोफ्यूल अलायंस की बात की, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें,
इन सब पर एक मंच पे लाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ, या अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने का काम, ये छोटी बातें नहीं हैं। हम इस साल के अंत में खड़े हैं, कल दिसंबर महीना पूरा होगा, लेकिन अगर हम एक थोड़ा सा पीछे नजर दौड़ाकर देखेंगे, G20 ने ही भारत का कद दुनिया में इतना बढ़ाया है कि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता, इस सबको दिखाने का अवसर 60 शहरों के 200 ऐसे स्थानों पर भारत ने किया, जो ऑफिशियल मीटिंग थी, और सैकड़ों ऐसी मीटिंगें हुई जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को भारत को जानने का अवसर मिला। इससे भारत को पर्यटन का बढ़ावा भी मिल पाएगा, और जो भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आज भारत के ऊपर या भारत की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखता है। मैं 2023 के अंत होते होते इतना ही कहना चाहता हूं, ये अंत तो 2023 का हो रहा है, लेकिन 2024 एक नई संभावनाएं लाकर खड़ा कर रहा है, और 2024 में वो संभावनाएं हैं कि दुनिया भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देख रही है, भारत के नेतृत्व की ओर एक उम्मीद के साथ देख रही है। दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडिया एंड इंडियाज लीडरशिप, और ये भारत की तरफ जो उनकी उम्मीद दिखती है, ये निश्चित तौर पर भारत की जो 10 वर्ष की उपलब्धियां हैं, भारत का जो नेतृत्व है, जिसने भारत की साख, भारत का कद दुनिया में बढ़ाया है, वो मोदी जी के कारण है। और इस मोदी सरकार के लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और उस अवसर पर 2024 का कैलेंडर लॉन्च करते हुए मैं यही कहूँगा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय अनुराग सिंह ठाकुर जी। लगभग एक दशक की इस विकास यात्रा की अमिट छाप को तस्वीरों और आंकड़ों के माध्यम से विस्तार से हम सबके सामने रखने के लिए भारत सरकार के नए साल 2024 के कैलेंडर के विमोचन के मौके पर इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस मौके पर की शोभा बढ़ाने के लिए हम विशेष रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, PIB के प्रधान महानिदेशक श्री मनीष V देसाई जी, केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा जी का हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया इकाइयों के प्रमुखों एवं मौजूद मीडिया बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि मंत्री महोदय जी ने कहा था, जो मीडिया के बंधु हैं वो ये कैलेंडर कमरा नंबर 320 से ले सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपके लिए वो उपलब्ध होगा। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। 2024 से पहले शंखनाद भी सुनाई पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया बंधुओं, आप सबके लिए सूचना है, चौथे तल पर भोजन की व्यवस्था की गई। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भोजन लेकर ही जाएं। चौथे तल पर आपके लिए व्यवस्था की गई। धन्यवाद, आभार।